हेलो एंड वेलकम बैक। मैं शिल्पी और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ हिस्ट्री एंड सिविक्स। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चैप्टर। आई नो इट्स बीन लॉन्ग, हम कांटेक्ट में नहीं थे, हमने आपको वीडियोस नहीं प्रोवाइड कर पाए, बट आई मेक श्योर कि इस अक्टूबर आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। जैसा कि मैंने बोला था, तो अक्टूबर में आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो पास इट अप योर बिल्स एंड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हम कंटेम्प्रेरी वर्ड में मूव कर जाते हैं। कंटेम्प्रेरी वर्ड का लास्ट चैप्टर है ये, फिफ्थ चैप्टर नंबर 15, जो कि कंटेम्प्रेरी वर्ड का फिफ्थ चैप्टर है। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद में हम सिविक्स पर मूव कर जाएंगे। सिविक्स का एक चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, यूनियन पार्लियामेंट वाला। उसके बाद हमारा सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जुडिशरी का जितना भी पार्ट है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट में यूनिट 2 पर मूव करेंगे, दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट वाला, गांधीयन एरा वाला। ठीक है, तो इस तरीके से चलेगा और अक्टूबर के मिड तक मैंने आपको बोला था, तो 20 अक्टूबर तक आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर लेट। देखो, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नॉन अलाइन मूवमेंट से आप क्या समझते हो कि नॉन अलाइन क्या है, क्या एग्जैक्टली काम क्या करता है? तो देखो, नाम से समझ में आ रहा है कि नॉन अलाइंड मूवमेंट मतलब मुझे किसी से अलाइन नहीं करना है। आई डोंट वांट टू मूव, अलाइनमेंट में मुझे नहीं जाना है, मुझे सेपरेटली रहना है। ठीक है, अच्छी बात है, पर ऐसा क्यों आया था, क्यों किया गया नॉन अलाइंड मूवमेंट और किसने किया? क्या जरूरत पड़ी कि हमें नॉन अलाइन मूवमेंट की तरफ चलना पड़ गया? ऐसा क्या हो गया था? तो जल्दी से रिकॉल मारो पीछे वाला कि यूएस और रशिया ने क्या किया था, हिरोशिमा नागासाकी के टाइम पे क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को फटाफट से रिकॉल करो। ठीक है, क्या रीजन थे, क्या कॉजेस थे, यूएन ऑर्गेनाइजेशंस को रिकॉल करो, मेजर एजेंसीज जो मैंने आपको पढ़ाई हुई है उसको रिकॉल करो, और फिर आपको मिल जाएगा क्या कि नैम क्यों फॉर्म हुआ, NAM। मैं शॉर्ट में इसको NAM बोलूंगी, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट। एज आई टोल्ड यू, हिस्ट्री को क्रोनोलॉजी में पढ़ना, सारे चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक होते हैं। आपका जो प्रीवियस चैप्टर होता है वो रीजन और कॉजेस बताता है आपके नेक्स्ट चैप्टर का। तो ठीक है, नाम स्टार्ट करते हैं कि नाम एग्जैक्टली था क्या। आप पिक्चर देख रहे हो यहाँ पे, ये है हमारे नेहरू जी। ठीक है, न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी फ्लाई कर रही है, वो भी आप देख पा रहे होगे। यूएस एड है यहाँ पर और ये है सोवियत एड। पिक्चर पूरी तरह से नाम को डिफाइन कर रही है। कैसे डिफाइन कर रही है कि हमारे नेहरू जी ने नाम नाम की एक पॉलिसी दी, ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट की, जो बिहेव क्या करती थी, न्यूट्रलिटी पे बिहेव करती थी। एन से नॉन अलाइनमेंट और एन से न्यूट्रलिटी, ऐसे करके याद कर लो, मतलब न्यूट्रल बिहेवियर को जो डिनोट करती थी। न्यूट्रल बिहेवियर का मतलब क्या हुआ कि ना तो हम यूएस की तरफ गिरेंगे, ना हम सोवियत एड की तरफ गिरेंगे। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? सोवियत और यूएस का प्रॉब्लम क्या था एग्जैक्टली? देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ था, 2 ब्लॉक्स जनरेट हो गए थे इंपैक्ट में। रिमेंबर, एक आपका यूएस वाला ब्लॉक, एक आपका रशिया वाला ब्लॉक। रशिया कम्युनिज्म को प्रमोट कर रहा था और आपका यूएस कैपिटलिज्म पे जा रहा था। ठीक है, तो 2 ब्लॉक्स जनरेट हो गए, दोनों के बीच कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी। रिमेंबर कोल्ड वॉर वाला पार्ट? ठीक है, तो कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। अब कई सारे जो कंट्रीज थे वो फ्री हो गए थे 1947 में। 1947 में हमारा इंडिया भी फ्री हो गया था, सारे कंट्रीज ऑलमोस्ट फ्री होने लग गए थे कॉलोनियल सिस्टम से। तो सभी को ये हो गया था कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर भी ना हो जाए, और ये जो 2 ब्लॉक्स में कोल्ड वॉर चल रही है वो कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर ना बन जाए। तो हमको कोई पॉलिसी लेनी चाहिए, या हमको ऐसा करना चाहिए कि हम इन सारी वॉर से दूर रहे और इकोनॉमिकली ग्रो भी करें, अच्छे से काम करें। तो इसीलिए नैम की पॉलिसी आती है। नैम कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक पॉलिसी है। मतलब कि आपको इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में जाना नहीं है, बस आपको ये पॉलिसी फॉलो करवानी है अपने कंट्री में। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी बंधे हुए नहीं हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, इजीली एक पॉलिसी है जिसको आपको फॉलो करना है। ये नाम का साइन है जिसमें आपको एक पक्षी दिख रहा होगा, तो फ्लाई कर रहा है, जो कि हार्मनी और पीस को क्रिएट करेगा। और नाम है क्या एग्जैक्टली वो देखते हैं। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नाम इज एन इंटरनेशनल पॉलिसी। ठीक है, एज आई टोल्ड यू, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दैट इज पॉलिसी थी एक। ठीक है, जो पॉलिसी क्या करती है कि सॉवरेन स्टेट दैट डज नॉट अलाइन विद एनी पावर blocks but actively participates in a world affairs to promote peace, harmony and cooperation। मतलब वो ना यूएस की साइड जाएंगे ना सोवियत की साइड जाएंगे, न्यूट्रल रहेंगे और इंटरनेशनली पीस को क्रिएट करेंगे। पार्टिसिपेट मैं करूंगा सारी चीजों में, चाहे वर्ल्ड गेम्स हो, चाहे यूएन ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भी होगा
आई विल पार्टिसिपेट बट मैं किसी की साइड नहीं लूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देख रहे हो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, सभी बोल रहे थे इंडिया ने कुछ नहीं बोला, इंडिया ने कुछ नहीं बोला, तो बट द थिंग इज इंडिया क्यों नहीं बोल रही है, क्यों? क्योंकि उसने फॉलो की है नाम की पॉलिसी, न्यूट्रलिटी की पॉलिसी, वो कुछ कहेगी नहीं। हाँ, हेल्प जरूर प्रोवाइड करी उसने, यूक्रेन में भी अपनी चीजें भेजी, लोगों को वहां से निकाला, वहां पे सपोर्ट किया, रशिया में भी किया, बट किसी को भी एक तरफ, एक पावर की तरफ वो नहीं टिल्ट हुआ, ठीक है। तो ये उसने नाम पॉलिसी का एग्जाम्पल है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के फीचर्स क्या है, एग्जैक्टली फीचर्स है क्या? हमने समझ लिया कि पॉलिसी तो है, न्यूट्रलिटी की पॉलिसी है, हमें किसी ब्लॉक पर नहीं जाना है, बट एग्जैक्टली इसके कुछ फीचर्स होंगे, डेफिनेटली पॉलिसी है तो फीचर्स होंगे। तो नॉट अलाइन्ड इन एनी पावर ब्लॉक्स, एज आई टोल्ड यू, किसी भी पावर ब्लॉक्स की तरफ नहीं जाएंगे। इट इज अपोज टू एनी काइंड ऑफ मिलिट्री अलायंसेस लाइक नाटो, सीटो, वार्सा पैक्ट, यानी कि जो आपने नाटो बनवाया हुआ था, वार्सा पैक्ट बनवाया हुआ था, जो कि अमेरिकन ने बनाया था, उन्होंने बोला था कि आप ऐसा नहीं करोगे, आप इतने वेपन्स नहीं रखोगे, ऐसी ऐसी चीजें नहीं कर पाओगे, तो एक तरीके से बाउंड करने वाली चीजें, मिलिट्री की चीजों को बढ़ाना, वेपन्स को बढ़ाने वाली चीजें थी ये सारे पैक्ट पर। इसने बोला कि नहीं, हम इन सब पैक्ट्स की तरफ नहीं जाएंगे, हम अपोज करेंगे, हमको कोई मतलब नहीं है इनसे, ठीक है। नेक्स्ट था, इट रिटेन्स इट्स फ्रीडम टू टेक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डिसीजन, तो आपके जो भी फॉरेन पॉलिसी होगी उस पर आपका पूरा का पूरा राइट होगा, आपके कंट्री का राइट होगा, कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। इट डज नॉट रिमेन अलूफ फ्रॉम इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। नाम हाँ ये जरूर कह रहा है कि कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा किसी की भी चीज में, लेकिन वो पार्टिसिपेट करेगा, ऐसा नहीं करेगा कि भाई कुछ भी हो रहा है इंटरनेशनली हमको कोई मतलब नहीं क्योंकि हमने नाम पॉलिसी फॉलो की, ऐसा नहीं है। आप पार्टिसिपेट भी करोगे, आप देखोगे कि एक्टिवली की हो क्या रहा है, बट आप किसी का बस साइड नहीं लोगे, ठीक है। कोई भी चीज आप साइड लेकर के नहीं करोगे वरना आप ट्रैप में चले जाओगे, ठीक है। इट अपहोल्ड्स द राइट्स ऑफ ऑल पीपल फॉर फ्रीडम एंड जस्टिस। नाम का सिंपल सा काम था कि भैया पीस, हार्मनी और जस्टिस पर काम करो, अपने राइट्स को बचाओ, अपने कंट्री को सॉवरेन रखो, लोगों की हेल्प करो, अच्छे से हेल्प करो, बट किसी का साइड नहीं लेना है, कोई वॉर क्रिएट नहीं करनी है, कोई अलाइनमेंट नहीं करना है। इफ यू रिमेंबर फर्स्ट वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता है कि चुपके चुपके अलाइनमेंट्स हो रहे थे, अलाइनमेंट्स की वजह से कुछ कंट्रीज किसी को पार्टिसिपेट कर रहे थे, कुछ कंट्रीज किसी को कर रहे थे, तो इसलिए ग्रुप्स फॉर्म हो गए थे। जब ग्रुप्स फॉर्म हो जाते हैं तो लड़ाई होना निश्चित है, इसीलिए नॉन अलाइनमेंट आता है और लोग ग्रुप्स फॉर्म करने में बिलीव ही नहीं कर रहे हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ये पॉलिसी बहुत सही दी। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू जी दी थी, किसने दी थी वो देखते हैं कि कैसे हुआ। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नैम यानी नॉन अलाइनमेंट के लिए, ऐसे क्या फैक्टर्स थे कि नैम को फॉलो होना पड़ा। एज आई टोल्ड यू, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी, थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, कोई एक ब्लॉक सुपर पावर में ना आ जाए, यूएस या रशिया, रशिया में से किसी को भी सपोर्ट नहीं करना है, सबको न्यूट्रल रहना है। एंड प्लस ये देखो, टेंशन इंक्यूज बाय कोल्ड वॉर एंड मोस्ट ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, जैसे कि एशिया अफ्रीका जो न्यूली इंडिपेंडेंट हो गए थे, उनको चाहिए था कि भैया अब फिर से कोई ना आ जाए हमारे ऊपर वॉर करने के लिए, फिर से कोई ना आ जाए हमारी चीजों के ऊपर डिसीजन लेने के लिए, तो हम अब नाम पॉलिसी फॉलो करेंगे, हम किसी को सपोर्ट भी नहीं करेंगे, हम किसी के अगेंस्ट भी नहीं जाएंगे, तो कोई हमारी तरफ कुछ नहीं करेगा, ठीक है। हमें वॉर में इन्वॉल्व भी नहीं होना क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लॉस देख चुके हैं, बड़ी मुश्किल से फ्रीडम मिली है, अब फ्री रहना है, ठीक है। तो ये चीजें थी रिस्पॉन्सिबल नाम पॉलिसी के लिए। नेक्स्ट देखो, स्ट्रगल अगेंस्ट इंपीरियलिज्म एंड न्यू कॉलोनिज्म। एज आई टोल्ड यू कि उनको भैया प्रॉब्लम हो चुकी थी, इतने दिनों से कॉलोनियल सिस्टम में इंडिया 200 सालों से रह रहा था, अब उसको था कि मुझे फ्री रहना है, इसलिए मैं ना तुम्हें सपोर्ट करूंगा ना तुम्हें सपोर्ट करूंगा, ना मैं तुम्हारे अगेंस्ट जाऊंगा ना मैं तुम्हारे अगेंस्ट जाऊंगा, मैं न्यूट्रल रहूंगा, अपनी चीजों को कहूंगा, यूएन ऑर्गेनाइजेशन के मंच पर कहूंगा, चीजों को सुनूंगा, समझूंगा, कंक्लूजन पे आऊंगा, लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, फैक्टर्स है नाम के। और देखो, राइट ऑफ इंडिपेंडेंट जजमेंट, कि जो भी चीजें हो रही होंगी, हमारा जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन उनको था कि भैया जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो हम पहले अपने लेवल पर सॉल्व करेंगे, नहीं हो पाएगा तो जो यूएन ऑर्गेनाइजेशंस हैं या मेजर एजेंसीज हैं हम उनके पास जाएंगे और वो हमारी चीजों को सॉल्व करेंगे। पर अगर आप किसी एक का साइड लेने लग जाओगे, मान लो मैंने यूएस का साइड ले लिया, तो जो रशिया की साइड ले रहे होंगे या फिर जो कम्युनिज्म को फॉलो कर रहे होंगे वो मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी।
हमें हेल्पफुल एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा और हमें पीस तो मिलनी ही नहीं। इसीलिए बस सिंपल सी चीज है कि अलाइन नहीं होना है किसी की तरफ, न्यूट्रल रहना है, ठीक है। और क्या करते हैं इस पॉलिसी में, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पंचशील, क्योंकि यही ड्राफ्ट आपका बनाता है नाम के ड्राफ्ट को। नाम में एग्जैक्टली जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं वो पंचशील से निकल के आते हैं। पंचशील देता कौन है, हमारे इंडिया के चाचा नेहरू जी देते हैं, ठीक है। होता क्या है देखो इसमें, इन 1954 इंडिया एंड चाइना signed an agreement containing 5 principles of peaceful coexistence, peaceful coexistence, ठीक है। यानी पंचशील, पी से पंचशील, पी से पीसफुल एग्रीमेंट किसके बीच होगा, चाइना और इंडिया के बीच में, ठीक है। चाइना और इंडिया के बीच में कब होगा, 1954, मतलब हमारी इंडिपेंडेंस के 7 इयर्स के बाद, राइट। 7 इयर्स के बाद में पंचशील एग्रीमेंट होगा किसके बीच, चाइना इंडिया पंचशील, चाइना इंडिया पंचशील, किसके लिए, पीसफुल एग्रीमेंट, ठीक है, पीस के लिए कि भाई अब लड़ाई वड़ाई बंद करो, ठीक है। तो इस एग्रीमेंट में ऐसा क्या है कि जो बेस बताता है नाम का, ठीक है। तो देखो इसमें क्या था, द पंचशील बिकेम गाइडलाइन फॉर द नॉन अलाइंड मूवमेंट टू एवॉल्व दीज 5 प्रिंसिपल्स वर, पंचशील 5 से समझते हो, 5 रूल्स, तो वो 5 रूल्स ऐसे थे जो सभी को बहुत अच्छे लगे। ऑल्दो 1954 में इंडिया और चाइना ने साइन किया था, बट ये ऐसे रूल्स थे जिनको हम फॉलो कर सकते थे यार, मतलब बहुत सही रूल्स थे जो पीस और हार्मनी को आगे क्रिएट कर सकते थे। तो ये बन गया आपका नाम का बेस। नाम समझ रहे हो ना, NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैं NAM बोल रही हूँ उसको, तो कंफ्यूज मत होना। तो उसका बेस क्रिएट कर देते हैं ये 5 रूल्स। तो ऐसे क्या रूल्स थे जरा देख लेते हैं। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनेशनल अफेयर, इनको रट लेना, ठीक है। पंचशील के जो ये 5 फॉर्मूलाज हैं इनको रट लेना, यही आज भी इंडिया फॉलो कर रहा है, इसलिए रट लेना। कभी भी पूछा जाए फॉरेन पॉलिसीज में कि इंडिया किस तरीके की फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता है, हमेशा याद रखना पंचशील वाली 5 रूल्स फॉलो करता है। तो फर्स्ट वन इज म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, हमने कोई इंटरफेरेंस नहीं करना है किसी की कंट्री में, और ना मैं चाहता हूं कि कोई आकर के मेरी कंट्री में इंटरफेरेंस करे, बहुत अच्छी बात है। अदर देन दैट ये सेकेंड है, ठीक है। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, एग्रेशन जैसी कुछ नहीं बात करनी है, हमको इजिली पीसफुली चीजों को, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना है, अच्छी बात है। अदर देन दैट देखो इक्वलिटी फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, हमें ये देखना है कि हमारा बेनिफिट किस पर हो रहा है, ना कि ये देखना है कि अपने घमंड में बैठे हुए भले ही मेरा इकोनॉमी का लॉस हो रहा है पर मैं चाइना से कोई हेल्प नहीं लूंगा, ऐसे थोड़ी चलता है। हमको मार्केट बढ़ानी है, इकोनॉमी बढ़ानी है, लोगों को बेनिफिट देना है, म्यूचुअल बेनिफिट देना है, तो थोड़ा बहुत तो लेन देन करना पड़ेगा। तो आप एक साइड होकर के नहीं बैठ सकते हो जस्ट बिकॉज हमने मान लिया, एज्यूम कि कोविड का हमने अगर चाइना को मान लिया, जस्ट एज्यूम, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, मैं बिल्कुल बेसिकली बिल्कुल रियली चीजें नहीं बता रही हूँ, हाँ, पर अगर हमने ऐसा मान लिया तो क्या हम चाइना से बिल्कुल साइड हो जाएंगे, कोई भी चीजें करनी बंद कर देंगे, कोई मार्केट चीजें, कोई भी मार्केटिंग, कोई भी उसको हम सामान को यहाँ लाने नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। आज भी चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आ रहे हैं, हाँ सम प्रोडक्ट्स हम बैन करते हैं वो हमारी सिक्योरिटी पर्पज के लिए, बट म्यूचुअल बेनिफिट के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अदर देन दैट म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवेरेनिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम दूसरे की जो भी आपकी बाउंड्रीज हैं, आपकी सोवेरेनिटी है, आपके जो राइट्स है, फ्रीडम्स हैं, उनको अगर रिस्पेक्ट कर रहे हैं दैट इज गुड। जैसे ही हम किसी और की बाउंड्री में चले जाएंगे, किसी और की चीजों में इंटरफेयर करने लगेंगे, वॉर क्रिएट हो जाती है। इफ यू कैन सी जम्मू कश्मीर वाले एरिया में जब भी चाइना के जो आर्मी है थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है तो क्या होता है, वॉर वाला माहौल क्रिएट हो जाता है। हम देखते रहते हैं न्यूज़पेपर में, अभी रिसेंटली काफी सारे आर्टिकल्स आ रहे थे इस बारे में, प्लीज न्यूज़पेपर पढ़ा करो, दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री सिर्फ जो हो चुकी है वही है, आज भी सब कुछ कनेक्टेड है हिस्ट्री में, ठीक है। और ये जो वर्ल्ड वाला पार्ट है ना, ये आज भी आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए है, वो अभी भी फॉलो हो रहा है और डे बाई डे बहुत अच्छा ग्लोबली इंप्रूव कर रहा है इंडिया, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ा करो। तो आपको जो चौथा है दैट इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, भैया सबकी रिस्पेक्ट करो, अपनी सॉवरेनिटी को भी अच्छे से रखो, दूसरे के भी रखो, किसी की बाउंड्री में आपको भी नहीं जाना है और दूसरा हमारी बाउंड्री में भी ना है, ये हम चाहते हैं। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस,
हम भी रहें, तुम भी रहो, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बाउंड्री मैं अपनी देख लूंगा, तुम अपना देख लो। तुम्हारा कंट्री भी रहे, मेरा कंट्री भी रहे, मुझे तुम्हारे कंट्री को हटाने से कोई मतलब नहीं है और तुम मेरा मत उड़ाओ। अब इस तरीके से नहीं, अफगानिस्तान में ये हटा दो, इसराइल हटा दो, इराक हटा दो, ऐसे नहीं चलता है। जो बन चुका है उसको बना रहने दीजिए, पीसफुली को एग्जिस्टेंस बना दो। तो ये हमारे पंचशील के 5 रूल्स थे जो कि नाम के आपके बेस बन जाते हैं। बहुत सही रूल्स है। तो देखो आगे क्या होता है। बांडू कॉन्फ्रेंस होती है आपकी अप्रैल 1955 में, जहां पर 29 कंट्रीज, एशिया और अफ्रीका, फिलीपींस, टर्की, साउथ वियतनाम, कम्युनिस्ट चाइना और नॉर्थ वियतनाम क्या करते हैं, उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं बारडोंग में। ठीक है, कब करते हैं? 1955 में। इस बारे में बात करने के लिए, क्योंकि सभी ना फ्रेशली इंडिपेंडेंट हुए हैं, सबको अभी थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, और सबके सब ये भी चाह रहे कि मैं कहीं ट्रैप ना हो जाऊं, वापस से मेरी फ्रीडम ना चली जाए, ये भी सबको चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए वो क्या कह रहे थे कि चलो कुछ बात करके देखते हैं, ये जो न्यूली फ्रीडम वाले लोग हैं, हमारी थोड़ी थिंकिंग सेम है, तो चलो बात करके देखते हैं कि क्या पॉलिसी हम बना सकते हैं, कैसे हम इजिली फ्री रह सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू, चाइनीज पीएम सॉरी आई डोंट नो व्हाट टू प्रोनाउंसिएट इट, आई थिंक शो इन लाइफ, एंड गमाल अब्दुल नासिर जो कि इजिप्ट के आपके पीएम थे, ये तीनों लोग मिलते हैं। और अदर देन दैट 29 कंट्रीज भी होती है। तो ये लोग इस बारे में बस डिस्कशन करते हैं, कहां पर? बारडोंग में 1955 में। अभी कोई फाइनल असेसमेंट नहीं बना है, अभी बस डिस्कशन हुआ है। फाइनल वाले की डेट और जगह भी मैं बताऊंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो क्या होता है। आर्किटेक्ट्स ऑफ नैम, फर्स्ट समिट होगी हमारी नाम की सितंबर 1961। रट लो इस डेट को, सितंबर 1961 आपकी फर्स्ट समिट नाम की होगी, और होगी कहां? बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में। ठीक है, बेलग्रेड में आपकी फर्स्ट समिट नाम की, बेलग्रेड में कहां पर आपकी होगी? ये 1961 में। ठीक है, पहली समिट नाम की कहां हुई? बेलग्रेड, 1961 में। यहीं पर फाइनली हमने अपना जो भी हमारी ऑफिशियल पेपर्स के ड्राफ्ट से उसको ऑफिशियल रूप दे दिया था कि हाँ भाई अभी ऑफिशियली इस तरीके से फॉलो होगी। जो पंचशील में हमने देखा था, दैट इज वेरी नाइस रूल्स, तो हम उसके अकॉर्डिंग नाम की जो रूल्स है वो बना सकते हैं। ठीक है, हुआ क्या था उस मीटिंग में देख लो। अटेंडेड बाय 25 एफ्रो एशियन, अफ्रीका और एशिया एकदम नए नए फ्रेशली इंडिपेंडेंट हुए, तो दे वर वेरी इंटरेस्टेड कि कोई अच्छी सी पॉलिसी बन जाए। ठीक है, इसलिए वो तो पार्ट थे ही, साथ में यूरोपियन कंट्रीज भी थे, साथ में 3 लैटिन अमेरिका वाले भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, दे वर ओनली ऑब्जर्वर। ठीक है, दे वर ओनली ऑब्जर्वर। अदर देन दैट, फाउंडिंग फादर्स ऑफ नैम। अब ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडिंग फादर्स ऑफ नैम, अभी तक मैं 10 बार नाम ले चुकी हूँ जवाहरलाल नेहरू जी का, तो वो तो आप समझ ही चुके हो कि जवाहरलाल नेहरू तो मस्ट बी देयर। ठीक है, देखो जवाहरलाल नेहरू तो है ही। अदर देन दैट, जोसेफ ब्रोंस टीटो जो कि प्रेसिडेंट है यूगोस्लाविया के। अब जब पहली समिट बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हो रही है, तो डेफिनेटली यूगोस्लाविया के जो प्रेसिडेंट है वो अप्रूवल दे ही रहे होंगे, तो वो भी फाउंडिंग में आ जाएंगे, यानी कि जोसेफ ब्रोंस टीटो प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लाविया। अदर देन दैट, नजर नसर मतलब अब्दुल नसीर। ठीक है, अब्दुल नसीर जो थे वो प्रेसिडेंट थे इजिप्ट के। ठीक है, इजिप्ट आपको कहां पर है? अफ्रीकन वाले एरिया में है ना, कॉन्टिनेंट में। तो आपके जो अब्दुल नसीर थे वो भी आपके क्या थे? फाउंडिंग फादर थे। तो मतलब 3 फादर हो गए आपके नाम के, जो भी जिन्होंने फॉर्म किया नाम, NAM, 3 लेटर और 3 फादर, ऐसे करके याद कर लो। नेहरू, अब्दुल नसीर, ठीक है, और एम से तो वो रिलेट नहीं कर रहे हैं, बट आप जोसेफ ब्रॉन्स को ऐसे ही याद कर लो यार, क्या टेंशन है। नेहरू हो गए, अब्दुल नसीर हो गए, और एम की जगह पर आप जोसेफ ब्रॉन्स को याद कर लो। ठीक है, 3 लोग और 3 फादर आपके हो गए। फर्स्ट समिट बेलग्रेड 1961 में हो गई। ठीक है, बस यही आपके कुछ कुछ फैक्ट्स है जिनको आपको याद रखना है। बाकी आपको बेस तो समझ आएगी कि नाम में क्या है, सब मीठा मीठा, सब रसगुल्ले जैसा मीठा मीठा है, वही नाम की पॉलिसी है। ठीक है, और आज भी इंडिया में ये फॉलो हो रही है। ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं फटाफट से नाम के। एलिमिनेट ऑल कॉजेज विच लीड टू वॉर, हम 50 बार बोल चुके कि वॉर ना हो, थर्ड वॉर, इसीलिए हमने नाम पॉलिसी बनाई। ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रीडम, ऑब्वियसली जो न्यूली फ्रीडम वाले कंट्रीज थे उनको था कि भैया फ्री रहना चाहिए, ना तुम इंटरफेयर करो ना हम करें, तो प्रोटेक्ट फ्रीडम हो गया। अपोज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म,
जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, ब्राउन व्हाइट ब्लैक वाला, ये सब कि भैया कोई आकर के किसी पे रूल कर रहा था, जैसे ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आ गए कि ब्राउन पर व्हाइट रूल करने लग गया, वो सब ना हो, इसलिए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को हटाना, इंपीरियलिज्म को हटाना और कॉलोनियलिज्म को भी हटाना। अदर देन दैट एडवोकेट सोवरेनिटी एंड इक्वलिटी, आपकी सोवरेनिटी भी बनी रहे, आपकी इक्वलिटी भी बनी रहे, सारे स्टेट्स अच्छे से रहें। वर्ल्ड पीस क्रिएट करना, सिंपल। इनकरेज फ्रेंडली एंड रिलेशनशिप, सिंपल सी चीजें हैं भैया, फ्रेंडली रिलेशनशिप के लिए तो काम ही कर रहे हैं। तो ये सब तो मतलब आपको बस कीवर्ड्स याद रखने हैं, फ्रेंडली रिलेशनशिप्स, पीस, हार्मनी, जस्टिस, इक्वलिटी, इस तरीके से कीवर्ड्स बस याद रखना, याद आ जाएगा। पीसफुल सेटलमेंट, अपोज द यूज ऑफ फोर्सेज एंड वेपन्स, भैया फोर्सेज और वेपन्स नहीं यूज करने हैं, उसको कम करो बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी हिरोशिमा नागासाकी जैसी चीजें हो गई थी विच वॉज ह्यूज लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी। अदर देन दैट स्ट्रेंथन द यूएन वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए गए थे, मेजर एजेंसीज फॉर्म की गई थी, उनके ऑब्जेक्टिव थे पीस क्रिएट करना, तो उनको भी अच्छे से काम करने दो। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके नाम के। प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स को भी बचाना है, इन्वायरमेंट को भी बचाना है। अब इतने बड़े बड़े एटॉमिक बम जब फोड़े गए तो क्या सिर्फ इंसान मरा होगा? नहीं, जानवर मरा, पेड़ मरा, आपकी अर्थ, सॉइल, सब इन्वायरमेंट सब कोलैप्स कर गया। ठीक है, आपकी पूरी जो एयर पॉल्यूटेड हो गई थी, ये सारी चीजें हुई, तो वो सब भी बचेगा इससे अगर वॉर नहीं होती है। बिल्ड न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये पढ़ लेना, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर यानी कि NIEO। ठीक है, NIEO ये आपका क्या था? एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसको इक्विटी और जस्टिस के लिए फॉर्म कर दिया गया था नाम में। ठीक है, NIEO को किसके लिए फॉर्म किया गया था? आपका इक्विटी और जस्टिस के लिए। ये आपके क्या थे? ऑब्जेक्टिव्स हो गए नाम के। अब क्या होता है देखो, रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू। एज वी नो कि भैया 3 फाउंडर्स थे, उसमें से जवाहरलाल नेहरू का रोल हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम इंडिया में हैं यार, तो हमारे ICSE बोर्ड बोला गया जवाहरलाल नेहरू का कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज्यादा पढ़ लो, तो पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नेहरू हैड डिक्लेयर्ड इन द अमेरिकन कांग्रेस इन 1949 वेयर, इन्होंने देखो कुछ बोला था बढ़िया सा, फ्रीडम इज मिनेंस्ड और जस्टिस इज द थ्रेटेड और वेयर एग्रेशन टेक्स प्लेस we cannot be and shall not be neutral. Our policy is not neutralist but one of active endeavor to preserve and if possible establish peace on firm foundations. In 1956 at Belgrade it took final shape. इन्होंने सिंपल सी स्टेटमेंट दी कि भाई ऐसे ऐसे रहो, पीस की फॉलो करो, पीस को फॉलो करो, जस्टिस को लाओ, इक्वलिटी को लाओ, और ये सारी जो चीजें ना न्यूट्रलिटी को फॉलो करो, हम किसी ब्लॉक पे नहीं जाएंगे। ये एक स्टेटमेंट है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं बस एक्सप्लेन करी कि जवाहरलाल नेहरू ने इस तरीके से काम किया, जहां भी गए उन्होंने अपनी जो नाम पॉलिसी थी उसके बारे में बढ़ चढ़कर बताया और लोगों को अच्छा लगा, इसलिए उनको फाउंडिंग फादर्स में रखा गया। ठीक है, अदर देन दैट क्या हुआ देखो, he was committed to western concept of liberalism and democracy but he did not approve the alliances like NATO, CENTO, CETO। उनको था कि भैया वेस्टर्न चीजें होनी चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए, कंप्यूटर वाला एरा आ गया है, रिसर्च होनी चाहिए, R&D होना चाहिए, सब होना चाहिए, लेकिन आप क्या करोगे, आप ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो अलायंसेस कर रहे हो ना, ये वॉर वाली, सीटो वाली, नाटो वाली, किसी और को बाउंड करना, ये सारी चीजें करना, वो मत करो। रेस्ट आई फॉलो लिबरलिज्म, आई फॉलो वेस्टर्न एजुकेशन, सब कुछ सही है। ठीक है, तो ये इन्होंने किया। नेक्स्ट इन्होंने किया नाइदर कम्युनिज्म नॉर मार्क्सिज्म, ना इन्होंने कम्युनिज्म को फॉलो किया, ना कैपिटलिज्म को फॉलो करने को बोला, ना ही वॉर होनी चाहिए, ना वेपन्स की रेस होनी चाहिए। ठीक है, देखो नो आर्मामेंट रेस, एंड साथ में इंडिया ने 1963, ठीक से देखना, 1963 में साइन भी कर लिया एक आपका एग्रीमेंट, किससे रिलेटेड, कि आपके जो एटॉमिक टेस्ट होंगे वो बैन किए जाएंगे। ठीक है, इस बारे में इन्होंने क्या किया, साइन कर लिया था कब, 1963 में, कि हम ये जो वॉर रेस है वो उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हाँ, हम अपनी सिक्योरिटी के लिए करेंगे, इसलिए बाद में कुछ कुछ चीजें होंगी, लेकिन हम इस तरीके का आपके साथ रेस नहीं लगाएंगे कि हम भी एटॉमिक बॉम्ब बनाएं, ये सब करेंगे, ये सब नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो अचीवमेंट्स ऑफ नाम क्या होते हैं। ऑब्वियसली नाम जिसके लिए बनाया गया, जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसको फुलफिल करने का होगा। तो देखो अचीवमेंट क्या हुआ, इट हैज बीन 5 डिकेड्स, अभी 5 डिकेड्स हो चुके हैं। ठीक है, 1956 में बेलग्रेड में फर्स्ट समिट हुई, 5 डिकेड्स से ज्यादा ही हो गया है, 5 डिकेड्स से एक्चुअली थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ,
द पॉलिसी हैज बीन परस्यूड बाय मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारी कंट्रीज अब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे कि सबको पीस चाहिए, सबकी इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, तभी साइंटिफिक अप्रोच पे जा रहे हैं, सबको ह्यूमैनिटी, राइट्स, एनवायरनमेंट ये सब समझ आने लगा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और ट्राई टू ईज टेंशन बिटवीन टू ब्लॉक्स। जो आपकी कोल्ड वर्ल्ड वॉर चल रही थी रशिया और यूएसए में कि हम भी बनाएंगे एटॉमिक बॉम्ब्स, हम भी जाएंगे यहाँ पे, हम भी रॉकेट लॉन्च करेंगे, वो थोड़ा काम डाउन हो जाए। इस तरीके से कोल्ड वॉर मत करो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर क्रिएट हो जाए। तो ये सारे अचीवमेंट्स हुए, इसी की वजह से आज भी इतने डिकेट्स हो गए हैं। आज हम कहाँ पर है, 21 वाली सेंचुरी में है और फिर भी चीजें थोड़ी सी नॉर्मल है, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं आई। तो ये सब नाम की वजह से भी पॉसिबल हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से भी पॉसिबल हुआ है, बट नाम ने भी ये काम किया है, ठीक है। पीस, जस्टिस एंड हार्मनी क्रिएट की है ऑब्वियसली, आर्म रेस को कम किया है ऑब्वियसली। अंकटैड एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है 1964 में बनाई है, वो भी नाम की ही देन थी। इट मेड रियलाइज दैट दिस वुड लीड टू थर्ड वर्ल्ड वॉर एंड कैन अफेक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी। नाम ने हमको रियलाइज करवा दिया था कि भैया थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज हमारी इकोनॉमी में बहुत गंदा लॉस आएगा जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर को पूरी तरह से हटाने के लिए नाम ने बहुत ज्यादा काम किया। अब ये देख लेते हैं कि नाम अगर चलता रहा तो उसका फ्यूचर क्या होगा, क्या वो सही में काम कर पाएगा। डेफिनेटली काम तो कर ही रहा है, और साथ में ये इतने सारे वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है, तो इम्पैक्ट अच्छा डाल सकता है। इंडिया भी खुद में बहुत ही ज्यादा आजकल ग्लोबली इम्पैक्टफुल हो गया है, तो इंडिया, अफ्रीका, एशियन कंट्रीज जितने भी हैं, यूरोपियन कंट्रीज, ये सभी ज्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। देखो वन सेकेंड, many countries who fail to preserve their sovereignty and economic field because of interference of IMF, World Bank, WTO, NAM can counteract। अब ये जो IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारी चीजें जो फॉर्म की गई हैं वो अमेरिकन है, मोस्टली इंस्टीट्यूट अमेरिकन हैं। तो अमेरिकन क्या कर सकते हैं कि हमारे ऊपर कुछ चीजें लगा देते हैं कि भैया ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, रशिया को ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, इस कंट्री के पास आप नहीं जाओगे, यहाँ पे मार्केट नहीं लगाओगे, तो बहुत सारी बाउंडेशंस क्रिएट कर देते हैं। तो नाम पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो इन बाउंड्रीज को काउंटर एक्ट करने में काम आती है और आगे भी आएगी, ठीक है। नाम इज ट्राइंग टू प्रिवेंट द यूएस डोमिनेशन। एज आई टोल्ड यू, यूएस का जो डोमिनेशन होता है ना, वो क्या करती है, जैसे अगर मेरी तुम्हारी से नहीं बन रही है तो दे विल बी लाइक नहीं आपको वहां नहीं जाना है, आप वहां से मार्केटिंग नहीं करोगे, आप वहां से ट्रेड रेट कुछ नहीं करोगे क्योंकि हमारे अगेंस्ट है। अगर आपने ऐसा किया तो हम अपनी तरफ से बाउंडेशंस लगा दें। यूएस का यही काम है और बहुत सारे अलाइन पे साइन करवा लेता है, बहुत सारे एग्रीमेंट पे साइन करवा लेता है। तो इसीलिए नाम पॉलिसी जो है वो एक तरीके से काउंटर एक्ट की तरीके से काम कर सकती है और हमारे जो न्यूली इंडिपेंडेंट लोग हैं, कंट्रीज हैं, उनको सोवेनिटी दिला सकती है। तो सिंपली नाम पॉलिसी मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, हमने अलाइन नहीं करना है, न्यूट्रल रहना है, पीस को क्रिएट करना है, हार्मनी को क्रिएट करना है, जस्टिस को लाना है, और ये जो सुपर पावर बनने का जो सपना चल रहा है ना, मैं बड़ा, वो सब नहीं होना, ठीक है। तो ये है हमारी नाम पॉलिसी, समझ आई। अभी हम लोग इसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव कर जाएंगे और विद इन 10 to 15 डेज हमारी हिस्ट्री पूरी ओवर हो जाएगी सिविक्स के साथ में। उसके बाद नवंबर से हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। सो प्लीज अच्छे से पढ़ते रहो, जो भी चैप्टर्स पढ़ चुके हैं एक बार जरूर देख लेना, 2x स्पीड पे देख लो, चाहे जैसे देख लो, एक बार देख लेना। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे नवंबर से। एमसीक्यूज भी करेंगे, शॉर्ट भी करेंगे, लॉन्ग भी करेंगे। और इस बार आपका जो स्पेसिमेन है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है उसके बारे में। तो उसमें इस बार आपके एमसीक्यूज जो है वो एसेशन वाले हैं और डिफरेंट टाइप के, थोड़े प्रैक्टिकल अप्रोच वाले हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने सारे फॉर्म कर लिए हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट वाले एमसीक्यूज तो मैं करा ही रही हूँ, डायरेक्ट वाले में तो आपको प्रॉब्लम होनी ही नहीं है, बट जो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे ना, थोड़ा सा घुमा के थोड़ा सा, तो वो वाले क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, ठीक है। आपको आप टेंशन मत लो, आराम से पढ़ो, रिवाइज करो। 3 बार रिवीजन की पॉलिसी याद है ना, भूलना मत, 3 बार रिवाइज करो। पहली बार अपना अच्छे से पढ़ लो एक बार ही, चाहे बुक पढ़ो, नोट्स पढ़ो, वीडियो पढ़ो, व्हाटएवर यू लाइक पढ़ो, लेकिन ठीक है। सेकेंड टाइम रिवाइज करो, फिर थर्ड टाइम रिवाइज करो, बस सब क्लियर है, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।